हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हमने कहा कि भाई जुलाई बिल्कुल नजदीक है और हम लोग इस वक्त में सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, सारी चीजों की तैयारी पर बात कर रहे हैं। और इस वक्त आप लोग जैसा देख पा रहे हैं, मिशन सीए फाउंडेशन जुलाई 21। जी हाँ, फाउंडेशन वालों के लिए बहुत कुछ अब लगातार मैं देता रहा हूं, लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहा हूं और अब आगे भी ये सिलसिला लगातार, जैसा आप जानते हैं, चालू ही है। तो आज के सेशन में मैं सोगा यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के कुछ बहुत खास सवालों पर आप लोगों से बात करने वाला हूं। सिर्फ 5 सवाल, जी हाँ 5 क्वेश्चंस हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले। इतना बोल बोल के लगातार इतनी क्लासेस में बोल के वर्डिंग्स जो है वो भी आपस के अंदर घुस गए हैं, बराबर। तो इस खास वाले सेशन में हम लोग जो है कुछ खास सवालों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए बात को बिल्कुल सीधे सीधे से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन आज के लिए है, इनको समझिएगा। कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, कितना लिखा जाना है, कैसे लिखा जाना है, उन सब पर आप लोगों से मैं बहुत फटाफट से बात करने वाला हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहां पे लिया है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 4 मार्क का अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इतने सारे डिफरेंसेस में से आपको कोई भी 4 पॉइंट्स जो हैं वो लिखने रहेंगे। एवरी पॉइंट है 1 मार्क, बराबर। तो कॉपी चेक करके ये सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे, सारे पॉइंट्स मिलेंगे और उसको ये इंस्ट्रक्शन होगा कि गिव मार्क्स फॉर एनी 4 पॉइंट आउट ऑफ दीज पॉइंट्स, इनमें से जो भी 4 लिख दिए जाए। तो चलिए एक बार इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि सेल में ओनरशिप का ट्रांसफर इमीडिएटली हो जाएगा। प्रॉपर्टी बोले तो ओनरशिप का ट्रांसफर, बराबर से। जबकि अगर हम बात करें सेल एग्रीमेंट टू सेल की, तो यहां पे किसी फ्यूचर डेट पर ये ट्रांसफर होने वाला है या कुछ कंडीशंस को पूरी करने पर, बराबर। तो फ्यूचर डेट हमारे लिए इसमें एक बढ़िया पॉइंट हो सकता है। नाउ, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग सब जानते हो कि ये हमारा जो सेल है वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन ऑलरेडी दिया जा चुका है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल एक एग्जीक्यूटरी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि बायलैटरल की तरह से हो गया, जहां पे फ्यूचर के अंदर पेमेंट होना है और फ्यूचर के अंदर ही कुछ रिसीव होने वाले हैं। नाउ, रेमेडीज फॉर ब्रीच की अगर बात करें तो सेलर अगर सेल में केस करेगा तो बट ऑब्वियस है अपने प्राइस के लिए करेगा, क्योंकि ओनरशिप का ट्रांसफर सेल में ऑलरेडी हो चुका है। एग्रीमेंट टू सेल में अगर सेलर को केस करना पड़ा तो सिर्फ डैमेजेस का केस कर सकता है, बिकॉज अभी तक उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है, बराबर से। आगे बात करते हैं हम लोग लायबिलिटी ऑफ पार्टीज की। अगर बात करें यहाँ पे तो सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लायबिलिटी ऑफ द बायर। जब सेल में गुड्स परचेज करने के बाद अगर कोई भी लॉसेस हुए तो बट ऑब्वियस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? बायर की बनने वाली है। और एग्रीमेंट टू सेल में सच लॉस और डिस्ट्रक्शन जो भी रहेंगे, अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो सारी लायबिलिटी सेलर की बनने वाली है, ठीक है। नाउ, अभी होगा रिस्क किसकी होगी? बट ऑब्वियस है रिस्क हमेशा ओनरशिप के साथ ही जाती है। तो सेल में ओनरशिप अगर बायर की है तो रिस्क जो है वो भी बायर की होगी, बिकॉज रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ठीक है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप सेलर के पास है तो सारा रिस्क सेलर के पास ही रहने वाला है, ठीक है। अगर नेचर ऑफ राइट्स की बात करें बच्चों, तो सेल होने के बाद अभी आप गुड्स के ओनर हो और पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में आपके पास में राइट है, तो इट इज जस्ट इन रैम। जबकि एग्रीमेंट टू सेल अभी तक सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात है, पूरी दुनिया बीच में नहीं आई है, बिकॉज गुड्स अभी आपके हुए नहीं है, तो इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट इन पर्सोने, बराबर से। नाउ, रीसेल का राइट सेल में आपको मिलेगा, बिकॉज बायर गुड्स का मालिक है, तो बायर जो है वो रीसेल कर सकता है, लेकिन सेलर एक बार बेचने के बाद रीसेल नहीं कर सकता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में बायर को तो राइट है ही नहीं, क्योंकि गुड्स अभी तक ओनरशिप उसको नहीं मिली, लेकिन सेलर अगर चाहे तो उसको किसी को भी सेल कर सकता है, बिकॉज अभी तक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ है, बराबर से। तो कोई भी 4 पॉइंट्स इसमें लिखने को रहेंगे। मेरा सजेशन रहेगा कि आप बिल्कुल यहाँ जो डिफरेंसेस के बेसिस हैं वो भी डालें, देन दोनों पॉइंट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझाइए बगैर किसी काट छांट के, तो आपको श्योरली यहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। अगेन एक थ्योरी का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, 6 नंबर का अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट आर द इंप्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल? समझिएगा, अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टेट ऑल्सो द इंप्लाइड वारंटीज ऑपरेटिंग अंडर द सैट एक्ट। अब बच्चों, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन रहे
तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में डिवीजन होता है। जी हाँ, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 चीजें पूछी है और हम लोग सब जानते हैं कि इंप्लाइड वारंटीज के 4 पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब अपने को लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि इतना मार्क 2 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का, और रिमेनिंग पोर्शन जो आप लोग देख रहे हो 4 वारंटीज वाला, वो रहने वाला है 4 मार्क्स का, यानी हर वारंटी का 1 नंबर यहाँ पे होने वाला है। बराबर, ऐसा कुछ डिवीजन वहां पे होना चाहिए। अब देखें आंसर, तो अगर आपको सेक्शन याद है तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि सेक्शन को जरूर लिखिए, लेकिन अगर सेक्शन याद नहीं है तो फिर बस रहने दीजिए, बराबर से सीधा सीधा सा अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को लिख दीजिए। अब सेल बाय सैंपल हमने समझाया। द फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल। द बल्क शेल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल इन द क्वालिटी। तो सैंपल का मतलब यही होता है कि गुड्स जो भी परचेज किए जा रहे हैं वो सैंपल के बेसिस के ऊपर है ना। और इम्प्लाइड कंडीशन का पहला पॉइंट यही है कि जो बल्क गुड्स है मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सैंपल इन क्वालिटी, बराबर। देन बायर हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक द सैंपल। बायर के पास में अपॉर्चुनिटी आपको देना है कि वो सैंपल से गुड्स को चेक कर सके। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो दिखाई देने वाला अपरेंट डिफेक्ट होगा उसी में आप इसका बेनिफिट ले सकते हो इस कंडीशन का, लेकिन छुपी हुई चीजों के लिए हम लोग जानते हैं वहां पे सेलर रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल, जो उसको अनमर्चेंटेबल बनाए, है ना। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, विच वुड नॉट बी अपरेंट ऑन ए रीजनेबल एग्जामिनेशन। यानी अगर आपको रीजनेबल एग्जामिनेशन से डिफेक्ट पता चल रहा था और आपने नहीं किया तो आप सेल बाय सैंपल का बेनिफिट जो है वो नहीं उठा पाओगे, बराबर। तो डिफेक्ट हमेशा छुपा हुआ अगर है, जो नॉर्मल विजिबल से आपको पता नहीं लग रहा है, आपने चेक किया है गुड्स को, तो आपको इस कंडीशन का बेनिफिट मिलने वाला है। और आप लोग सब जानते हो अगर गुड्स की ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, अगर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं हुए, तो बायर हैव राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, क्लेम फुल प्राइस एंड डैमेजेस आल्सो। ये पॉइंट भी इन्होंने यहाँ पे आईसीए ने कवर नहीं किए। आईसीए का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बट हम लोग यहाँ पे इसको अपने आंसर में कवर कर सकते हैं, बराबर से। अब बच्चे लोगों 4 टाइप की हमारी इम्प्लाइड वारंटीज हो गई। अब हमने कहा सर हर एक 1 नंबर की है तो मैटर कितना लिखना है? बेटा मैटर तो पूरा ही लिखा जाएगा, बस आप उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा मॉडिफाई करके छोटी कर सकते हैं, है ना। तो वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, मेरे ख्याल से आप लोग सब जानते हो इस पॉइंट को। एन इम्प्लाइड वारंटी दैट बायर एक बार गुड्स परचेज करने के बाद शेल हैव एन एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स, कि भाई जो गुड्स उसको दिए गए हैं, जो उसने परचेज किए हैं, वो उनका पोजीशन एंजॉय करेगा और नोबडी एल्स, कोई भी दूसरा आकर के डिस्टर्ब इस पोजीशन, कैन नॉट डिस्टर्ब इस पोजीशन, उसके जो राइट है उनको डिस्टर्ब या उसके पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये हमारी वारंटी कहती है। दैट इज टू से इफ द बायर हैविंग गुड पोजीशन ऑफ गॉट पोजीशन ऑफ द गुड्स इज लेटर ऑन डिस्टर्ब इन इस पोजीशन, अगर कल को कोई आके कहता है कि ये गुड्स तो मेरे हैं और मुझे इन गुड्स के ऊपर राइट दीजिए क्योंकि ये गुड्स मेरे और किसी और ने आपको बेच दिए, चोरी के गुड्स हो गए, तो उसके पास में राइट है कि वो सेलर पर ब्रीच ऑफ वारंटी का सूट फाइल कर सकता है, बराबर। सेम उसी तरह से बच्चों वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस का मतलब, एनकम्बरेंस का मतलब हो गया सिक्योरिटी या मॉर्गेज या प्लेज, प्लेज ज्यादा बेटर वर्ड है। तो जो भी गुड्स आपको सेल किए जा रहे हैं वो पहले से किसी के पास में प्लेज पे नहीं है, क्योंकि किसी के पास प्लेज पे गुड्स थे वो आपको बेच दिए गए, तो अननेसेसरी आपका वही ऊपर वाले पॉइंट की तरह हो गया, आपका पोजीशन डिस्टर्ब हो गया। तो एक इम्प्लाइड वारंटी दैट गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज ऑफ एनकम्बरेंस इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, कि भाई आपने थर्ड पार्टी को, एक बहुत सिंपल चीज है बच्चों, मान लीजिए कि मैंने अपना स्कूटर किसी के पास गिरवी रखा और मैंने उससे लोन लिया। अब मैं उस आदमी को कहता हूँ यार 2 दिन के लिए मुझे स्कूटर वापस चाहिए, अपना वापस दे दूंगा, उसने मुझे दिया, वो स्कूटर लाकर मैंने आपको सेल कर दिया है, तो आपका पोजीशन तो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आपको जो चीज मैंने बेची वो एक तरह से एनकम्बरेंस फ्री नहीं है, वो पहले से किसी के पास चार्ज पे है। अब वो आकर के आपको परेशान करेगा कि नहीं गुड्स तो मेरे पोजीशन में होने चाहिए, तो ऐसे में बायर के पास में राइट है कि वो सेलर के ऊपर बट ऑब्वियसली डैमेजेस का सूट फाइल करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। नाउ वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, बच्चों को बहुत सिंपल सा पॉइंट था। यहाँ पे क्वालिटी और फिटनेस हमारा जो पॉइंट है वो इम्प्लाइड कंडीशंस में भी कवर था। इम्प्लाइड वारंटी यही है कि यूजेस ऑफ ट्रेड के हिसाब से गुड्स जो भी हैं वो बिल्कुल अब परफेक्ट, जैसे कपड़े वपड़े हैं तो पूरा फिटिंग विटिंग उसका बराबर रहेगा, तो क्वालिटी और फिटनेस के हिसाब से होंगे, नहीं तो हम डैमेजेस क्लेम करने का राइट रखते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा जो होता है वो होता है डिस्क्लोज द डेंजर नेचर ऑफ द गुड्स, वेयर ए पर्सन सेल गुड्स नोइंग दैट गुड्स आर इनहेरेंटली डेंजरस। भाई गुड्स का नेचर ही डेंजर है,
है ना, और दे आर लाइकली टू बी डेंजर, या डेंजर हो सकते हैं बायर के लिए, ओपन करना मुश्किल हो जाए, जो बॉटल वाला एक एग्जांपल अपना होता है कि प्रॉपर ओपन नहीं हुआ, that the buyer is ignorant of the danger, तो he must warn the buyer of the probable danger। आप बताओ बायर को कि भाई ये गुड्स का पैकेट ओपन करने में आपको दिक्कत हो सकती है, वो डेंजर हो सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, बराबर डिस्क्लोज नहीं किया, तो जो भी बायर को डैमेज हुआ उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं फिर से आपको कहूंगा कि 2 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, 4 मार्क का ये क्वेश्चन है। इसमें कहीं पर भी ज्यादा एग्जाम्पल लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा थ्योरी अपने को नहीं चाहिए, उतना ही मैटर लिखिए जितना 1 मार्क के लिए सफिशिएंट है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने जो लिया है उसको समझिएगा। मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच फॉर अ सर्टेन प्राइस बाय इश्यू ऑफ एन इनवॉइस, बट पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेम वाज नॉट रिसीव ऑन दैट डे। तो समझिएगा, जो पेमेंट किया गया है वो उस दिन नहीं किया गया। द गुड्स वर पैक एंड लेइंग इन गोडाउन ऑफ मिस्टर जी के गोडाउन में रख दिए गए, बराबर। द गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एच के एजेंट ने चेक कर लिया एंड वर फाउंड बी इन ऑर्डर, कि गुड्स जो है वो बिल्कुल बराबर से है। लेटर ऑन द ड्यूज ऑफ द गुड्स वर सेटल इन कैश, बाद में पेमेंट कर दिया गया। जस्ट आफ्टर रिसीविंग द कैश, मिस्टर जी asked Mr. H that goods should be taken away from his godown to enable him to store other goods purchased by him। भाई सारा कुछ सेटल होने के बाद सेलर ने बायर को बोला कि सर वो जो गुड्स आपने हमारे पास में रखे हुए हैं, प्लीज उन गुड्स को लेकर के आप जाओ, बराबर, उनको अब डिलीवरी ले लो, ताकि मैंने जो और गुड्स परचेज किए वो अपने गोडाउन में रखूंगा। आफ्टर 1 डे, सिंस मिस्टर एच डिड नॉट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, एक दिन बाद भी जब एच ने डिलीवरी नहीं लिया, मिस्टर जी kept the goods out of the godown in open space, उन्होंने ओपन स्पेस पे बाहर निकाल के गुड्स को रख दिया। ड्यू टू रेन सम गुड्स वर डैमेज हो गए। अब आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बोला कि सिचुएशन को आप एनालिसिस करो एंड बताओ हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस, ठीक है। एंड विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर ड्यूज वर नॉट सेटल इन कैश और स्टिल अभी भी पेंडिंग होते, अगर पैसा वैसा पेंडिंग होता तो उस केस में क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे लोगों यहाँ पे काम आएगा जो आप लोग 3rd चैप्टर पढ़ते हो ना, जहां पे आप लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते हो, डिलीवरी के रूल्स पढ़ते हो, वहां पे एक बहुत कमाल का सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 44। तो पहले तो 44 का लैंग्वेज बिल्कुल इसी क्वेश्चन के ऊपर है। मैं जब ये लैंग्वेज पढ़ूंगा तो आपको लगेगा यस सर, इसी सिचुएशन पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, सेलर रेडी है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी, और वो बायर को रिक्वेस्ट करता है कि सर इसका डिलीवरी ले लो, एंड द बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी। एक रीजनेबल टाइम में आपने रिक्वेस्ट करने के बाद भी डिलीवरी नहीं लिया तो ही इज लायबल टू द सेलर, समझिएगा, वो सेलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय हिज नेग्लिजेंस और रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी। अगर इससे मान लो तो सेलर है, उसको अपने गुड्स कहीं और रखने पड़े या उसका किराया लग गया, जो कुछ भी हुआ उसके लिए बायर लायबल होगा, और उसके अलावा एंड ऑल्सो फॉर अ रीजनेबल चार्ज फॉर केयर एंड कस्टडी, और गुड्स को उसने अपनी कस्टडी में रखना पड़ा उसको, तो उसके लिए भी जो एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। अब यहां तक की बात तो ठीक है, सवाल ये खड़ा होता है कि गुड्स को जब वहां से बाहर रख दिया गया है तो ये गलती किसकी? भाई इस पैराग्राफ को पढ़ने से तो ये तो समझ में आ गया कि सेलर को जो नुकसान हुआ वो हम भर के देंगे, लेकिन सेलर ने गुड्स को जो बाहर निकाल के रख दिया और गुड्स को जो नुकसान हुआ तो उसके लिए यहाँ पे क्या गोडाउन का जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है क्या? यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुड्स के लॉस को कौन बियर करेगा, बराबर। सिस्टम हम लोग को वैसे इस इतना पढ़ते ही समझ में आ गया कि जब लॉ कहता है आपको गुड्स वहां से ले जाने चाहिए थे और आप नहीं लेके गए तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की बनने वाली है। एक पैराग्राफ इन्होंने और आंसर में लगाया है, और मेरा सजेशन रहेगा कि अगर ये पैरा आप ढंग से पढ़ करके इसको थोड़ा समराइज फॉर्म में भी लगाते हैं एग्जाम में तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने वाले हैं। बाकी ऊपर वाला पैरा तो सफिशिएंट नहीं है। The property in the goods or beneficial right in the goods passes to the buyer at appointment of time depending upon ascertainment, appropriation and delivery of goods। बच्चे आप लोग जानते हो कि क्वेश्चन का एक पार्ट और था कि अगर कैश में पेमेंट नहीं किया होता और पेंडिंग होता पेमेंट तो क्या होता, जो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने कहीं पर भी गुड्स के ओनरशिप ट्रांसफर में पेमेंट को इंक्लूड किया ही नहीं जब तक डिसाइडेड नहीं हो, है ना। वो डिपेंड करता है गुड्स का असर्टेनमेंट कब हो गया, गुड्स का एप्रोप्रिएशन कब हो गया, गुड्स का डिलीवरी कब हो गया। तो यहाँ पे गुड्स असर्टेन हो चुके हैं, एप्रोप्रिएट हो चुके हैं, डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं, है ना।
तो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स प्राइमा फेसी फॉलोज विद द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। इधर ओनरशिप जाएगा, उधर पक्की बात है कि आपका रिस्क भी जाने वाला है। सेलर की रिस्क पे जब तक रहते हैं, जब तक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हो जाए, तो गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अनलेस द प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर टू द बायर। और एक बार हो गया तो फिर बायर की रिस्क रहेगी, फिर भले ही गुड्स का डिलीवरी हुआ है या नहीं हुआ हो, है ना भाई। गुड्स का डिलीवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनरशिप इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो गया, गुड्स अभी भी सेलर के पास है और वहां से लॉस्ट होता है, तो बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर नहीं। इन द गिवन केस Mr. G has already intimated Mr. H that he wanted to store some other goods, है ना। तो H को क्या करना चाहिए था, वहां से गुड्स का डिलीवरी ले जाना चाहिए था, और वो नहीं लेके गया, तो जो भी गुड्स के लॉस हुए, द लॉस ऑफ द गुड्स एंड डैमेज शुड बी बोर्न बाय मिस्टर H। ध्यान रखिएगा, जो भी डैमेज हुआ, जो भी लॉस हुआ, उसको सब बायर ही बियर करेगा, सेलर बियर करने वाला नहीं है। तो बच्चे लोगों, प्रैक्टिकली अगर देखें तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। हो सकता है कि कॉपी चैकर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करे, मे बी 2 मार्क इसका हो जाए, 2 नंबर इसका हो जाए, 2 नंबर फाइनल आंसर का। हालांकि 2 नंबर फाइनल आंसर के होने कई बार बहुत कम चांसेस रहते हैं, वो जनरली 1-8 नंबर का होता है, बट ऐसा हो सकता है कि आप फाइनल आंसर कितना दे रहे हो। मे भी हो सकता है कि प्रोविजन का मिलाकर के 4 मार्क हो, अलग अलग पैरा नहीं किया, और फाइनल आंसर हमारा 2 नंबर का हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि 44 वाला प्रोविजन तो है ही है, साथ में ये भी समझाओ कि भाई कैश पेमेंट करने से ओनरशिप का कोई लेना देना है नहीं। जैसे ही ओनरशिप के हमारे कुछ रूल्स बने हुए हैं कि जब भी गुड्स का असर्टेनमेंट हो जाएगा या एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, जो ऑलरेडी हो चुका था, वहां पे गुड्स डिसाइडेड हो चुके थे, जैसा आप क्वेश्चन के अंदर देख भी पा रहे हो, इनवॉइस भी बन चुका है, गुड्स वर पैक हो चुके हैं, गोडाउन के अंदर रख दिए गए हैं, मतलब डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है, तो ओनरशिप का ट्रांसफर, और उसको इन्फॉर्म भी कर दिया आपने बायर को, तो ओनरशिप का ट्रांसफर हो चुका है। बराबर से तो बेहतरीन क्वेश्चन है, जरूर इसको पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा। मैं आता हूं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एकदम इजी सा पॉइंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनपेड सेलर अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड व्हेन कैन एन अनपेड सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। बराबर से सिंपल 2 चीजें आपसे पूछी है, अनपेड सेलर का मीनिंग आपसे पूछ लिया और बोला स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब यूज होगा। तो बच्चों अनपेड सेलर का मतलब बहुत सीधा सेक्शन 45 के हिसाब से, The whole of the price has not been paid or tender, पूरा प्राइस उसको मिला नहीं या ऑफर भी नहीं हुआ, और अगर उसको कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया गया है, जैसा आप लोग जानते हो, या अदर नेगोशिएबल, तो वो डिसऑनर हुआ है ना। तो इस वजह से उसका पेमेंट उसको नहीं हुआ है, सिंपल है। तो वो कुछ भी मनी अगर ड्यू है इसके अंदर पूरा, तो वो अनपेड सेलर कहलाएगा। थोड़ा सा और आप एलिब्रेट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो 4 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, तो ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, बहुत छोटा सा 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आई थिंक डेफिनेशन भी 2 नंबर की रहेगी, और ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट की अगर बात करें तो व्हेन द अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू अ कैरियर, आपने कोरियर वाले को दे दिए और बायर हमारा इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, है ना। कुछ कंडीशंस है, सबसे पहला हमेशा की तरह सेलर अनपेड होना चाहिए, और सेलर ने गुड्स अपने पोजीशन से पार्टेड का मतलब दे दिए हैं, गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन की बायर इंसॉल्वेंट हो गया है ना। बाकी इसकी जो भी प्रोविजन है सब्जेक्ट टू प्रोविजन। तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना डिटेल आपको और ट्रांजिट में नहीं घुसना है। ट्रांजिट के अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन बेसिक समझाओ, मेन के अंदर भी पॉइंट है। सर हम एग्जाम्पल लगा सकते हैं क्या, उतना क्वेश्चन का वर्थ ही नहीं है जितना आप मैटर ज्यादा लिखना चाहें, तो प्रोविजन पे यहाँ पे फोकस आप लोग करने वाले हैं, ठीक है बच्चे लोगों, बराबर से आराम से हो जाएगा। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेकर के चलता हूं। क्वेश्चन 3 कहता है, जय ट्रेडर्स इज अ ग्रोसरी स्टोर इन अ साउथ दिल्ली। One customer walks into the shop and put a 100 rupees note in front of the cash counter and asked to give 2 kg of rice. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, समझिएगा। The person sitting there accept the money, जो वहां बंदा शॉपकीपर बैठा है उसने पैसा एक्सेप्ट कर लिया, and ask one of his employee to give 2 kg of rice, कि भाई इनको 2 किलो चावल ला करके दे दो। The customer bring the rice back to his home, अपने घर पे लेके आ गया, और वहां लाकर के उसको पता लगा कि जो राइस है वो ब्रोकन पीसेस ऑफ राइस है, टुकड़े हैं राइस के उसमें, विच इज यूजुअली सोल्ड इन द मार्केट एज कनकी या टुकड़ा। अपने यहाँ पे भी बिकते बच्चों कनकी वाले या टुकड़े वाले, छोटे टुकड़े वाले राइस, है ना। कई लोग खीर वीर बनाने के अंदर उसको यूटिलाइज करते हैं कि भाई घर में ऐसा कुछ बनाना है या कुछ लाइट यूज करना चाह रहे हैं, ज्यादा बासमती वगैरह नहीं चाह रहे हैं, तो टुकड़ा यूज करते हैं। कैन द कस्टमर रिटर्न द गुड्स एंड इफ यस ऑन व्हाट ग्राउंड,
अब बच्चे लोगों को बहुत शानदार बात ये होगी कि जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे 100% आपके दिमाग में चलेगा केवीए टेम्पटर कि सर बायर को वहां पे चेक करना चाहिए था जब राइस आपके सामने और आपको टुकड़े में दिख रहा है, बराबर, तो सर वहीं चेक कर लेना चाहिए था एक बार, हाँ भाई राइस बात को दिखा दो मुझे, भाई राइस भाई कैसे है ना, और वहीं पे उसको मना कर देना चाहिए था, तो सर बायर भी अवेयर वाला पॉइंट लगेगा। बिल्कुल सही है। अभी मैं बताता हूं आपको कि आंसर क्या है, लेकिन उससे पहले आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। जब क्वेश्चन ये कहता है कि कैन द कस्टमर रिटर्न द गुड्स एंड इफ यस ऑन व्हाट ग्राउंड, तो बच्चों आईसीए ने आपको हिंट दे दिया कि बेटा आंसर यस ही होने वाला है ना, क्योंकि अगर आपका आंसर नो है, मान लो आप इसका आंसर नो में लिखते हो तो आगे ग्राउंड की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा आंसर आगे बढ़ेगा कैसे, समझ रहे हैं। कैन कस्टमर रिटर्न द गुड्स, नो, नहीं कर सकता है, नहीं के ग्राउंड तो पूछे नहीं हमसे, तो यहां तो आगे आंसर आपका बनेगा ही नहीं, वहीं पे बस नो लिखते ही आंसर खत्म है ना। तो जब आंसर को 5 नंबर का क्वेश्चन है और आगे चीज पूछी गई है एंड इफ यस ऑन व्हाट ग्राउंड, तो मान के चलिए कि इसका आंसर यस में ही होने वाला है। तो बाई चांस एग्जाम में अगर आपको नो भी लगा हो तो दिमाग चलाओ कि नहीं नहीं यार, हमें भले ही केवीए टेम्पटर लग रहा है लेकिन आंसर तो यस में है, इसका मतलब वो रिटर्न नहीं कर सकता है। तो सोचो रिटर्न क्यों नहीं कर सकता है, तो आपको पॉइंट याद आना शुरू हो जाएगा कि इसके नहीं के ऊपर हम, मतलब यस अगर ये है कि गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता है तो मतलब गलती बायर की है, सेलर की नहीं है, तो कौन सा पॉइंट लगना चाहिए वो दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। आपको बताता हूं यहाँ पे क्या हुआ है। स्टार्टिंग पैरा इन्होंने वही बोला, इन केस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ केवीए टेम्पटर का मतलब लेट द बायर बी अवेयर when seller display their goods in the open market, it is for the buyer to make a proper selection or choice the goods। बच्चों समझिएगा, ही इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, वो सेलर को लायबल नहीं कर सकता है क्योंकि उसने खुद ने सेलेक्ट किया, तो सेलर इज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन। ये तब होता है जब ओपनली बायर को गुड्स सेलेक्ट करने का राइट है। अब इस क्वेश्चन की खासियत देखो बच्चों, यहाँ बायर ने गुड्स डिस्क्राइब कर दी है, राइस चाहिए, और क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि जिसको भी टुकड़े वाले राइस चाहिए होते हैं उनका नाम है टुकड़ा, तो वो कोई खरीदना आएगा तो वो स्पेसिफिकली बोलेगा टुकड़ा। जैसे अपने यहाँ आपने देखा होगा काजू भी टुकड़े वाले आते हैं, तो अगर मैं किसी को जाके बोलूं 1 किलो काजू देना, तो 1 किलो काजू का मतलब होता है वो फुल काजू ही देने वाला है, और अगर मुझे पीसेस वाले चाहिए तो मैं उसको बोलूंगा अभी 1 किलो टुकड़ा काजू देना, बराबर से डिफरेंस है। तो नॉर्मल अगर कोई राइस बोलेगा तो प्रिजम्पशन है, इंप्लाइड कंडीशन है कि वो नॉर्मल जो राइस होते हैं उन्हीं की बात कर रहा है, न कि टुकड़ा या कनकी की। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वेयर गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन, इंप्लाइड कंडीशन बच्चों, सेलर हु डील्स इन द गुड्स टू दैट डिस्क्रिप्शन वेदर ही इज द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर और नॉट, अगर डिस्क्राइब कर दिया गया है तो इंप्लाइड कंडीशन होगी कि गुड्स उसके अकॉर्डिंग होंगे, मर्चेंटेबल होंगे। द रूल ऑफ केवीए टेम्पटर फिर बच्चों यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर अगर ऐसा है तो हम फर्स्ट वाला पैरा नहीं लिखे तो चलेगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को यहां से समझा सकते हैं बच्चे लोगों, यहां से आप सीधा समझा सकते हैं, चलेगा, है ना। फिर भी चूंकि दिमाग में पहले वो आता है इसलिए यहाँ पे इन्होंने आपको पहले वो समझा दिया ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। द एक्सप्रेशन मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब कहीं पे कोई डिफाइन तो है नहीं, लेकिन गुड कैसे होने चाहिए, सच ए क्वालिटी एंड इन सच ए कंडीशन दैट ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सेप्ट देयर, कि भाई मर्चेंटेबल का मतलब कोई डेफिनेशन तो है नहीं लेकिन एक कॉमन मैन उनको एक्सेप्ट कर सके, ऐसे होने चाहिए। और ईटेबल के अंदर तो होलसमनेस भी होना चाहिए, अपने को पता है इंप्लाइड कंडीशन मर्चेंटेबिलिटी की तरह होलसमनेस की भी है, खाने लायक होने चाहिए, वो खाने लायक तो है लेकिन जिस पर्पस के लिए चाहिए होंगे वो काम नहीं आ रहे। फिर बच्चों यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस रिपीट मारा है और फाइनल आंसर में बोला है हेयर एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ केवीए टेम्पटर। आप ये क्वेश्चन को छोटा करेंगे, इतना बड़ा आपको लिखने का जरूरत नहीं है, इसको आप छोटा सा थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देंगे, पूरा क्वेश्चन वापस रिपीट करके हम टाइम क्यों खराब करें। तो हेयर एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ केवीए टेम्पटर, कंडीशंस एज टू मर्चेंटेबल विल अप्लाई, thus there is a breach of condition of merchantability मानी जाएगी बच्चे लोगों, and though the rice टुकड़ा are wholesome in nature but they are different from the normal rice, माना वो wholesome है, खाने लायक चावल है, ऐसे बेकार चावल नहीं दिए, लेकिन नॉर्मल राइस से तो अलग हो गए, so customer can return the goods on that ground, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सही भी है और आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा ट्रिक आ रहा है तो आपको कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, बराबर। नो टेंशन जोन पे पहुंच गए अपन। 2 क्वेश्चंस बच्चों और मैं लूंगा ताकि एक बढ़िया से क्वेश्चंस है तो एक पूरा सेटअप हमारा हो जाए कि हाँ भाई इन क्वेश्चंस का रिवीजन हमको बहुत बेहतर तरीके से लगा करके जाना है। आइए आगे बढ़ाता हूँ। राकेश ऑर्डर्ड ओवर टेलीफोन सर्टेन गुड्स ग्रोसरी आइटम फ्रॉम अ शॉप, राकेश आस्क टू डिलीवर देम द गुड्स एट हिज एड्रेस, ठीक है भाई, होम डिलीवरी मंगाया, राम ने फोन करके ग्रोसरी का आइटम मंगाए,
टू विच द शॉपकीपर ऑल्सो एग्री। शॉपकीपर ने बोला मैं आपको दे दूंगा, शॉपकीपर ने बोला, बट नथिंग वॉज डिसाइडेड हु विल बियर द फ्रेट फॉर डिलीवरी। बच्चों लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि फ्रेट कौन देगा, भाई भाड़ा कौन देगा ऑफ द गुड्स, है ना, बट डिलीवर द डिलीवरी पर्सन डिमांड। अच्छा यहाँ पे फ्रेट फॉर डिलीवरी, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। व्हेन द गुड्स वर डिलीवर्ड, जब गुड्स डिलीवर हुए तो वो जो डिलीवरी पर्सन है उसने 50 रुपया डिमांड किया। ऑटो रिक्शा का चार्जेस अपन लोग जानते ही मांगते ही है। इज राकेश लाइबल टू पे द चार्जेस? राकेश मतलब जिसने गुड्स का ऑर्डर दिया था। तो बच्चे लोगों जब आप लोग डिलीवरी के गुड्स पढ़ते हो तो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का खर्चा तो सेलर का, लेकिन कुछ एग्री नहीं किया हो तो डिलीवरी रिसीव करने का खर्चा बायर का होता है। आपको पता है ये बात? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, the expenses of an incidental to putting the goods into deliverable state must be borne by the seller in the absence of contrary contract. Deliverable state में लाने का खर्चा, in case of sale, unless the seller has agreed to bear delivery charges, it is buyer who has to bear the delivery charges. तो मैंने आपको कहा यही 2 पॉइंट अपन ने पढ़े थे कि गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने का, पैकिंग वैकिंग का सब खर्चा सेलर का, जब तक कुछ डिसाइड नहीं हो, लेकिन डिलीवरी लेने का खर्चा अनलेस अदरवाइज एग्रीड कुछ और नहीं हो तब तक बायर का ही रहता है। अब गिवन केस के अंदर बच्चों यहां तक तो क्वेश्चन वापस समझा दिया, उसको शॉर्ट करके लिखोगे। फाइनल आंसर क्या कहता है? हियर एज इट वाज नॉट एग्रीड, जब दोनों के बीच में एग्री नहीं हुआ है तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे जो ऑर्डर देने वाला बंदा राकेश है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा डैमेज, ये फ्रेट का चार्जेस पे करने के लिए। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। राकेश ने ऑर्डर दिया था तो राकेश ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, ना कि वो जो शॉपकीपर है अपना, ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर बच्चे लोगों। एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है। आइए आखिरी क्वेश्चन आज का लेकर के चलता हूं आपको मैं। मोहन प्रॉमिस टू सप्लाई 5 ट्रकलोड ऑफ वेजिटेबल ओवर नेक्स्ट 1 मंथ। बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है। मोहन ने प्रॉमिस किया है कि वो 5 ट्रकलोड ऑफ वेजिटेबल जो है वो अगले महीने भेजने वाला है ना, आउट ऑफ हिज फार्म, अपने फार्म से, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेजिटेबल बाय हिम। कि भाई 5 ट्रक में आपको भेज दूंगा जो भी अगले ओवर नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर जो भी मेरे यहाँ पे प्रोडक्शन होगा वेजिटेबल का। द गुड्स वर नॉट येट प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों ये फ्यूचर गुड्स है, अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। एंड वर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। ड्यू टू साइक्लोन ऑल द क्रॉप इन द मोहन फार्म गॉट डिस्ट्रॉय। बच्चों सारी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। And now it will make at least 6 months more for Mohan to grow again all vegetables. ठीक है, अभी उसको 6 महीना और लगेगा उस वेजिटेबल को ग्रो करने के अंदर, लेकिन जो थी वो तो सारी डिस्ट्रॉय हो गई। इन दिस केस मोहन और बायर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा बच्चों, यहाँ पूछा गया है। प्राइम ऑफिस जब भी इस कोई क्वेश्चन को देखता है तो उसको लगता है सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। बेटा क्यों खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट? सर कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म ही हो गया ना सर, जो हमारा सब्जेक्ट मैटर था गुड्स का वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होते गुड्स तो गया, कॉन्ट्रैक्ट गया। बच्चे लोगों याद करिएगा, सब्जेक्ट मैटर तो अभी है ही कहां, ये तो फ्यूचर गुड्स है। भाई कोई कार होती, कोई स्पेसिफिक गुड्स होते और वो डिस्ट्रॉय हो जाते तो मैं आपको कहता कि हाँ भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट गया। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। याद करिए सेक्शन 7-8 में भी आपने पढ़ा, अगर स्पेसिफिक गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन अगर अनअसर्टेन, और अभी तक तो वेजिटेबल अनअसर्टेन है ना, अभी तो बनी नहीं है, उगी नहीं है अभी, तो अनअसर्टेन गुड्स अगर सारे के सारे भी डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो जाए, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। याद करिए इस पॉइंट को हमने पढ़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले तो इन्होंने बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ में फ्यूचर गुड्स को समझाया। फ्यूचर गुड्स मीन गुड्स बी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूस और एक्वायर बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, है ना। अब ये वाला जो फ्यूचर गुड्स है हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होता है। तो कई लोग ये भी बोलेंगे सर एग्रीमेंट टूट गया तो खाली डैमेजेस के लिए तो रेस्पॉन्सिबल है। बेटा टूटा नहीं है, किसी एक ने ब्रीच नहीं किया है तो सामने वाला डैमेजेस का केस कर रहा है, ये तो सिचुएशन पे है। तो अभी तो दोनों पार्टीज परफॉर्म तो करने ही जा रही है, तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट द एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स एज आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जिस्टिंग का डेफिनेशन आप नहीं भी देते तो भी चलता। इन द गिवन केस यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आ गया है। फाइनल आंसर आप मेरे साथ देखिए क्वेश्चन समझाने के बाद में। Here the vegetable were not identified बच्चों as they were not ready to sell। Identify थोड़ी किया था आपने बराबर से, यार existing और now existing थी at the time of contract, ये तो future goods के लिए था, है ना। These are the future goods and the agreement to supply vegetable by Mohan is an agreement to sale and thus destruction of vegetable due to cyclone। बच्चों समझना,
does not make the contract void because they are uncertain goods। वो लाइन भी आप लिखेंगे यहाँ पे, उसको इंक्लूड करेंगे आप लोग बराबर से। और कमर्शियली इम्पॉसिबल, ना तो ये कमर्शियली इम्पॉसिबल है क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे दिया 6 महीने में क्रॉप्स वापस तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब आपको लगता है कि सर बायर लेने को तैयार नहीं है, जो खरीदने वाला था वो बोलेगा मैं कोई 6 महीने थोड़ी रुकूंगा, मैं तो नहीं लेता वेजिटेबल, तो इट इज अ मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अनसर्टेन गुड्स की खासियत है कि कॉन्ट्रैक्ट तो चालू ही रहेगा, और अब अगर कोई एक पार्टी तोड़ेगी तो दूसरा डैमेजेस का केस करेगा, है ना। Therefore, the contract to supply vegetable between Mohan and customer is valid और enforceable है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अनसर्टेन गुड्स के डिस्ट्रॉय वाला पॉइंट आप यहाँ पे लगा करके अपना आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बराबर। तो बच्चों ये टोटल 5 टोटल है, और उसके अंदर मैंने शायद 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिए हैं, ए और बी डाले हुए थे, 7 क्वेश्चन करीब हमने किए। तो ये जस्ट हमारा एक कदम है इस तरफ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सके। और ज्यादातर हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ही जाकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि ये आंसर होगा कि ये होगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऐसे जो क्वेश्चंस हैं या जो खास फंडे हैं उनको आपके साथ में डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आपकी तैयारी और बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए, बराबर से। और क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा, तो हमारी क्लासेस उसके ऊपर बनती जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। वापस मुलाकात होती है आप लोगों से, तब तक पढ़ते रहिए।